नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं दृष्टि कोचिंग का 1857 के लिए बनाया गया बहुत ही बेहतरीन एक पीडीएफ से हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। जी हाँ, ये पीडीएफ उन्हीं के द्वारा दिया गया है और मैं आपको बता दूँ इतना बेहतरीन तरीका से डिस्क्राइब किया गया है कि आप देखेंगे खुद कहेंगे कितना बेहतरीन है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति यानी विद्रोह। सबसे पहले कहा जा रहा है पॉइंट में 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो इसको सफल भी मानते हैं, जिसने ब्रिटिश राज की ओर एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो कहा जा रहा है विद्रोह, पहला पॉइंट है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इतनी इसमें बहुत सारा थी। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है इसको भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है। 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा कहा गया। आप देख सकते हैं इसका अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से नाम दिया, लेकिन कुछ भी कहिए ये विद्रोह ने साबित कर दिया अंग्रेजों के माइंड में कि भाई अब तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, तूने बहुत उबा दिया हमें। विद्रोह के कारण पूछा जाता है, जैसे पहला राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण में कह रहा है अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यवगत का सिद्धांत था। कहा जाता है बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गई कि व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को ऐसे मिला लिया गया, अंग्रेज अपने में मिला लिया कि तेरा बच्चा नहीं है तो तेरा वंश अब नहीं चलेगा, तू अब मेरे अंडर में काम करेगा। यानी ऐसे ऐसे करके टेक्निक लगा के, किसी से लड़ कर, किसी से झगड़ा करके, किसी से शादी विवाह करके, कोई ना कोई टेक्निक लगा के उसे मिला लिया करता था। इससे डर का भावना पैदा हो गया जो राजा थे उन सभी में। आगे कहता है रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं मिला था, क्योंकि उनका अपना बेटा तो था नहीं, दत्तक पुत्र था। डलहौजी ने अपने व्यवगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा को मिलाया, नागपुर को मिलाया और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। अंडरस्टैंड। आगे कहा जाता है व्यवगत का सिद्धांत, ये शब्द आया है तो इसको समझिए आखिर ये है क्या। यहां पे लिखा गया है वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यवगत के सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था, अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। समझ रहे होंगे। इन समस्याओं से ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिसमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या उसके लाभप्रद पदों को खो चुके थे। यानी कि अंग्रेज ऐसे करके मिला लिया और अंग्रेज अपने हिसाब से चलाने लगा। इससे बहुत सारे लोग को जो बेनिफिट्स हो रहा था वो बेनिफिट्स मिलना बंद हो गया। समझ सकते हैं, प्रॉब्लम तो खड़ा हो ही जाएगा। समाज, ये तो राजनीतिक कारण थे, अब आइए सामाजिक और धार्मिक कारण पर भी बात कर ही लिया जाए। सबसे पहले कहता है कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुष्कीय व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। अमानुष्कीय व्यवहार क्या है? जैसे जानवर के साथ जैसे व्यवहार कर लोग करता है, जितना लोड है उतना डाल दो, नहीं खींच रहा तो डंडा से मारो, इस तरह के व्यवहार करता था। नंगा नाच कराता था लोगों से। अब कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं सर? जी हाँ, ऐसा ही होता था। गलती करने पर उसका कपड़ा निर्वस्त्र कर दिया जाता था और चौक चौराहा पे उसको खड़ा कर दिया जाता, पैरों से लटका दिया जाता था, भूखे 2-2 दिन तक रखा जाता था, 1-1 सप्ताह तक रखा जाता था। आगे आइए। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित हो गया था
अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ने लगा था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया था। हिंदू का जो रीति रिवाज था उसमें ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी कि भाई ईसाई धर्म अपना लिया था, इसको उन्नति कर दो, आगे बढ़ा दो। कितनी बड़ी बात है। आगे था भारत धर्म का अनुपालन करने वालों को, भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार के अपमानित किया जाता था। इसके अलावा कहता है इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना जाता था। अब सुनिए, भारतीय लोग थे वो सती प्रथा को माना करते थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, उसको लगने लगा अच्छा अंग्रेज सती प्रथा खत्म कर रहा है, कन्या भ्रूण हत्या रोक रहा है और विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट कर रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ कर रहा है, और लोग डरने लगा। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिताओं को सीधे चुनौती दे रहा था। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया था कि रेलवे क्यों चालू किया गया है, टेलीग्राम क्यों चालू किया गया है। लोग डर रहे थे इन चीज़ों को देख देख कर। अब आइए आर्थिक कारण में बात करते हैं। कहा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूलने के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। फसल हो या नहीं हो, अब हमको इतना चाहिए, ऐसा बोल देते था, उतना चीज़ वो ले लेता था। यानी जितना कर उसने डिसाइड किया है अंग्रेज उतना लेता था। अधिक संख्या में लोग महाजनों के लिए कर्ज के चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उसकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीन के हाथ से निकलती जा रही थी। जो ज़मीन था वो बेचना पड़ता था, जो महाजन ले लेता था, क्योंकि आपने उसका पैसा नहीं दिया है। कितने के पास ज़मीन नहीं है तो फ्री में काम करते रहो, खाना पानी पूर्ति मुश्किल से हो पा रहा था। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग थे, वे अपने परिवार गाँव को छोड़कर आए थे, इसीलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करके छोड़ दिया। यहाँ से हाथ से लोग कपड़ा बनाते थे, वहाँ से हैंडलूम मशीन से बना हुआ कपड़ा आता था, वो सस्ता पड़ता था, वो टैक्स फ्री था। यहाँ पे जो कपड़े बनते थे वो महंगे रहते थे, और वहाँ के कपड़ा बनावट अलग टाइप का था, बहुत तरह के रिंग वहाँ कलरफुल आता था। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटेन के सस्ते मशीन, गौर से सुनिए, सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। यही बात मैंने अभी बोला। अब सैन्य कारण को समझ लीजिए जरा, सैनिक के क्या कारण हुए। कहा जा रहा है 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में कह रहा है भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। आगे कहता है एक ब्रिटिश सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन भुगतान किया जाता था, रैंक सेम होते हुए भी। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी कि उसको अलग भेजा जाए। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने, गौर से सुनिए, लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा, और लोग समुद्र पार नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले की मान्यता थी कि समुद्र पार करना यानी कि भगवान का उल्लंघन करना है, भगवान को कैसे लांघ सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग, सबसे पहला पॉइंट है चार्ल्स जॉन कैनिंग। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। आगे कहता है वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना था। उसके कार्यकाल में हुए, गौर से सुनिए, ये पहला वायसराय बना था, भारत का पहला वायसराय 1858 में बना था। उसके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं जो निम्नलिखित थे। पहला कहता है वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। आगे कहता भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। बेवगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारण में से एक था। अपराधी प्रतिक्रिया संहिता का परिचय। आगे कहता भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन किया गया, खोला गया। भारतीय दंड संहिता जो है 1858 लागू किया गया। ये सारे कैनिंग ने काम किया था। तत्कालिक कारण कुछ बना ही तो होगा, तत्कालिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। कहा जाता है एक अफवाह यह फैल गई कि नए जो इनफील्ड राइफल में कारतूस गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। सिपाहियों को इस राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हिंदू गाय को नहीं खा सकते थे और मुस्लिम सुअर को नहीं खा सकते थे। और सबसे बड़ी यहाँ ये बात बताना चाहते हैं, ये जितने भी ज़्यादातर सिपाही जो होते थे उच्च वर्ग के थे उस समय,
ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन उसकी वजह से कोई जगह पर अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को एक नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई और 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा भी दे दी गई। बताइए, सिर्फ इनकार करने से 10 वर्ष का सजा। सोचिए कैसा कानून था उस समय बना रखा, अपना मन से कानून बनाता था। विद्रोह के केंद्र, विद्रोह का कहाँ केंद्र रहा उसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमा तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर था, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिला था। क्यों, समझिएगा। लखनऊ के बारे में कहता है, यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा के बेगम में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। आ गया ये कानपुर। विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। बाजीराव के कौन से दत्तक पुत्र? नाना साहब ने किया था कानपुर से। झांसी से कहता है 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने। कितना एज था? मात्र 22 वर्ष। 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के लिए सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। ग्वालियर की बात करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उसने ग्वालियर तक मार्च किया और उसे कब्जा कर लिया। आगे कहता है, ब्रिटिश सेना के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बिहार में कहा जाता है विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। दमन और विद्रोह हुआ, उसका दमन किसने कैसे किया उसको समझिए। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। इतना दिन बाद, 14 महीने बाद। किसने कहाँ पे दबाया उसको समझिए विद्रोह को। सबसे पहले विद्रोह का स्थान था दिल्ली। भारतीय जो नेता थे उसमें बहादुर शाह द्वितीय थे यहाँ से, और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने दबाया था उसका नाम था जॉन निकोलसन। याद करने का प्रयत्न कीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइन सब। लखनऊ में किसने? बेगम हजरत महल, अभी बताया। हेनरी लॉरेंस ने दबाया इसको। कानपुर में नाना साहेब सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया, ये इंपॉर्टेंट है। झांसी और ग्वालियर लक्ष्मी बाई और तात्या टोपे और जनरल ह्यूरोज दबाया था। बरेली का खान बहादुर खान सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया। बरेली का खान बहादुर खान कर रहे थे और सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया। कैंपबेल। इलाहाबाद और बनारस की अगर बात करें तो मौलवी लियाकत अली कर रहे थे और इसको कर्नल ऑनसेल ने दबाया। बिहार में कुंवर सिंह कर रहे थे और विलियम टेलर ने इसको दबा दिया। आगे कहा जा रहा है विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे। तो ये तो बेसिक सा है, बच्चों वाली बात है, तुरंत पकड़ लीजिएगा कि क्यों असफल हो सकता है। क्यों? एकता की कमी था, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। सीमित प्रवाह। सबसे पहले कहता है हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इसमें अप्रभावित था। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था। जैसे कि सिंध हो गया, राजपूताना, कश्मीर हो गया और पंजाब के अधिकांश भाग थे, यानी ऊपर में ही था। बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर। आगे कहता है राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दक्षिण प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। दक्षिण में तो एकदम न के बराबर था। न के बराबर मतलब था ही नहीं, बस उसको पता था कि ऐसा विद्रोह चल रहा है, बस। प्रभावी नेतृत्व नहीं। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। कहा जाता है हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके थे। सीमित संसाधन। सबसे पहले सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसीलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी। मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं था इसमें। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग जो भी थे, बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज का ही मदद कर दिया, क्योंकि उसको फायदा होता था ना अंग्रेज से।
विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? कंपनी शासन का अंत हो गया। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुआ है, अब डायरेक्ट क्या कहाँ से चलेगा सत्ता? तो महारानी के क्राउन के हाथ से चलेगा। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश राज ने भारत के शासन के जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले लिया। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में किया था। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार के लिए लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश सांसद पर पड़ा। भारत का कार्यकाल देश के शासन और प्रशासन के संभालने के लिए बनाया गया था। आगे कहता है नेक्स्ट टॉपिक में धार्मिक सहिष्णुता। अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि भारत के लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। पहले भारत के गवर्नर जनरल के पद को ना वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट कहता है भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दे दी गई। व्यापगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। सैन्य पुनर्गठन किया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहेगा, मतलब जो भी हथियार रहेगा ब्रिटिश के जो भी बंदा है उसी को मिलेगा, भारतीयों को अब नहीं मिलेगा कोई भी हथियार, वो सिर्फ डंडाधारी रहेगा या नॉर्मल रहेगा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। निष्कर्ष क्या निकला उसे समझ लीजिए। कहा जाता है कि निष्कर्ष में कहता है 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही, लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को बो दिया। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया, उनका नाम था द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरन चंद जोशी द्वारा रिबेलियन और 1857 ए सिंपोजियम लिखा गया। जॉर्ज ब्रूस मलेसन द्वारा द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखा गया। क्रिस्टोफर हिवर्ट द्वारा ग्रेट म्यूनिटी लिखा गया। इनकलाब हुसैन द्वारा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 लिखा गया। खान मोहम्मद सादिर खान द्वारा एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 बार ऑफ इंडिपेंडेंस करके लिखा गया। ये सारी बातें इसमें बताई गई। यहाँ पे आपका तकरीबन अप्रोक्सली पॉइंट आपका कवर होता है 1857 का। यही मेनली मुख्य बात हुई थी, ठीक है। इसी को बहुत विस्तार से आप कर सकते हैं कुछ भी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग 1857 से लेकर 1600 ईस्वी से लेकर 1950 से लेकर 60 ईस्वी तक का जितनी भी सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो धमाका होने वाला है। जी हाँ, वो आप देख के दिल खुश होने वाला है, क्योंकि पूरा थ्योरी के साथ लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तब तक।